स्वागत है आपका बी अवेयर बीट कैंसर में, एक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम कैंसर की रोकथाम, जांच और इलाज के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंबा प्रसाद दुबे, जो कि एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार। स्वागत है आपका सर। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि भारत में आमतौर पर कौन कौन से कैंसर होते हैं? तो देखिए, हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर अलग अलग हैं। अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं तो हेड एंड नेक यानी मुंह और गले के कैंसर एंड लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर, ये दोनों प्रमुख कैंसर्स हैं। पुरुषों में होने वाले सभी कैंसर्स को लिया जाए तो 25% भाग यानी एक चौथाई भाग हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर बनाते हैं। और एक खास बात है कि ये दोनों ही कैंसर निकोटीन कंजम्पशन यानी धूम्रपान एवं तंबाकू के सेवन से एसोसिएटेड है। करीब 90% लंग कैंसर्स और हेड एंड नेक कैंसर्स उन लोगों में होते हैं जो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं। तो इन कैंसर्स को प्रिवेंट करने का भी एकमात्र तरीका है कि धूम्रपान एवं तंबाकू का त्याग कर दिया जाए। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उनमें पाए जाने वाले प्रमुख कैंसर्स हैं ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। अगर महिलाओं में पाए जाने वाले सारे कैंसर्स को एक साथ देखा जाए तो स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों मिला के 1/3 कैंसर का भाग बनाते हैं, जिसमें से 25% से भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और 10% सर्वाइकल कैंसर बनाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही कैंसर जो महिलाओं में सबसे प्रमुख हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इनकी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, इनके स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से इन कैंसर्स को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली स्टेज का मतलब है कि डिजीज को डायग्नोज करके पूर्णतः ठीक करना बिल्कुल पॉसिबल है। और दूसरा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी है, क्योंकि 80% सर्वाइकल कैंसर जो हैं वो एचपीवी वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। तो हर एक स्त्री, हर एक महिला, हर एक लड़की जो 9 साल से ऊपर है और 26 साल से नीचे है, उसको एचपीवी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। अगर उसने एचपीवी वैक्सीनेशन के 3 डोजेस ले लिए, मतलब उसकी 80 से 90% चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे कि उसको कभी भी अपने लाइफ टाइम में सर्वाइकल कैंसर हो। तो डॉक्टर, कैंसर में जेनेटिक्स की क्या भूमिका है? क्या ये हेरिडिटरी होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे फैल सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हेरिडिटरी का मतलब होता है इनहेरिटेड यानी आनुवांशिक। तो आपका कहने का मतलब है कि क्या कैंसर एक फैमिली से, उसके पेरेंट्स से उनके बच्चों, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं कि नहीं। तो इससे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर की मशीनरी को कंट्रोल या सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोटीन बनाते क्या हैं? हमारे सेल्स में जो जीन्स होते हैं वो ये प्रोटीन बनाते हैं। बट इन जीन्स में कोई भी डिफेक्ट, खराबी, म्यूटेशन होने की वजह से ये प्रोटीन का प्रोडक्शन या एक्सप्रेशन या इनकोडिंग जो है वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसकी वजह से मशीनरी अनकंट्रोल हो जाती है। यही अनकंट्रोल ग्रोथ कैंसर कहलाती है। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं वो इनहेरिटेड मतलब बचपन से भी हो सकते हैं और लाइफ टाइम में भी पैदा हो सकते हैं। जो किसी भी इंसान को जो जेनेटिक डिफेक्ट या जीन्स में डिफेक्ट बचपन से मतलब पैदा होते ही प्रेजेंट है, उनको हम इनहेरिटेड या हेरिडिटरी कहते हैं, क्योंकि वो उसके माँ बाप या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए हैं। ये डिफेक्ट करीब 10 से 20% कैंसर्स में पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे तो बाकी 80 से 90% कैंसर्स में कौन से डिफेक्ट? तो उन कैंसर्स को हम सोमैटिक या स्पोरैडिक डिफेक्ट कहते हैं, जो कि बचपन से तो नहीं प्रेजेंट होते। बचपन से मशीनरी बिल्कुल ठीक है, बट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनके लाइफ के दौरान
किसी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में या जीन्स में कोई इंसल्ट होने की वजह से, कोई क्रॉनिक बीमारी होने की वजह से, कुछ एडिक्शन जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स, इन सब की वजह से वो डिफेक्ट आ जाते हैं। तो उन डिफेक्ट को हम हेरिडिटरी नहीं बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे स्पोरैडिक, और उन कैंसर्स को भी स्पोरैडिक कैंसर्स कहते हैं। तो अधिकतर कैंसर्स स्पोरैडिक होते हैं, 80% कैंसर स्पोरैडिक होते हैं, 10 से 20% कैंसर हेरिडिटरी या इनहेरिटेड होते हैं। तो सर हमारा अगला सवाल है कि क्या लाइफस्टाइल चॉइसेस या जीवन शैली को अगर हम थोड़ा बदलते हैं तो कैंसर का रिस्क थोड़ा कम होता है क्या उससे? जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जीवन शैली बहुत आरामदेह हो गई है। जैसा कि आप मेरी बात पे एग्री करेंगे कि हम घर से तैयार होते हैं, लिफ्ट से पार्किंग में जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस में लिफ्ट, लिफ्ट से अपने ऑफिस प्लेस में, पूरे दिन एक ही जगह बैठ के काम करते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से ओवरवेट, ओबेसिटी, मतलब वजन बढ़ जाना, ओबेसिटी होना सिर्फ कैंसर ही नहीं, काफ़ी बीमारियों का रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड जो कि बैलेंस डाइट नहीं होती है, जिसमें कि विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स की कमी होती है, जो कि प्राकृतिक कैंसर से लड़ने वाले तत्व होते हैं। तीसरा, कंजप्शन ऑफ रेड मीट, मतलब लाल मांस का अधिक सेवन करना, वो भी कुछ कैंसर जैसे आंत, इंटेस्टाइन के कैंसर से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। इसके अलावा कुछ एडिक्शंस लाइक निकोटीन, जो कि आपके टोबैको यानी तंबाकू एवं सिगरेट या बीड़ी को यूज़ करने से में है। तो निकोटीन में करीब 60 तरीके के कार्सिनोजन, मतलब कैंसर पैदा करने वाले तत्व हैं, केमिकल हैं, जिससे हमारे शरीर में 20 तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। तो यदि हम अपनी जीवन शैली में फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, लिफ्ट का कम से कम प्रयोग करें, वजन को नियमित रखें, अच्छी डाइट जिसमें हरी सब्जियां, फल, इन सब का उपयोग करें, और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को त्याग दें, अल्कोहल को मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करें, तो हम कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कैंसर के आमतौर पर देखे जाने वाले कौन से वार्निंग साइंस हैं? देखिए, जैसे कि बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं, तो सभी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं, और ये कई ऐसे भी लक्षण होते हैं जो दूसरी बीमारियों से ओवरलैप करते हैं। बट कुछ प्रमुख लक्षण जो कैंसर की तरफ निशानी दर्शाते हैं, उनमें है शरीर में कहीं पे भी गांठों का होना, जैसे गर्दन के आसपास या स्तन में कोई गांठ होना, पेट में कोई गांठ होना। दूसरा, वजन कम होना, भूख कम लगना, बुखार आना, जो कि दवाइयों से बुखार ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय का बुखार, बलगम, लंबे समय तक खांसी, बलगम में खून आना। स्तन कैंसर का जैसे स्तन में कोई उभार, निप्पल से कोई रिसाव, स्तन के चमड़ी में कोई बदलाव, अंडर आर्म या गर्दन के पास गांठों का होना, भूख कम लगना या खाना खाते ही उल्टी होना, आवाज़ का बदलना, निगलने में तकलीफ होना, ये सभी कुछ अलग अलग कैंसर के लक्षण हैं। बट जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रमुख कैंसर है मेल्स में, यानी पुरुषों में, हेड एंड नेक और लंग कैंसर, उनके लक्षणों में, जैसे हेड एंड नेक में जो प्रमुख लक्षण है, कोई घाव जो लंबे समय तक भर नहीं रहा है, मुंह में कोई छाला हो गया और लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, दांत का अपने आप से ढीला हो जाना, कहीं से खून का रिसाव होना, निगलने में तकलीफ और आवाज़ में बदलाव, गर्दन के आसपास गांठें होना, ये सारे जो हैं हेड एंड नेक कैंसर यानी मुंह और गले के कैंसर्स की
कुछ लक्षण हैं। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो लंबे समय तक खांसी होना, खांसी के बलगम में खून का आना, सांस की तकलीफ होना, ये सारे लंग कैंसर के लक्षण हैं। डॉक्टर, कैंसर से जुड़ी आम गलतफहमियां हैं और मिथ्स हैं जो कि लोगों के अंदर डर पैदा कर सकते हैं और इलाज में देरी कर सकते हैं। तो आप बताइए, ये सच है कि नहीं? कैंसर का मतलब हमेशा मौत ही होता है क्या? ये घातक है हमेशा? देखिए, आमतौर से ये लोगों की धारणा है कि कैंसर मतलब ज़िंदगी की समाप्ति, इसका मतलब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है, बट ज़रूरत है एक जागरूकता की, उन लक्षणों के पता होने की, कि यदि ऐसे कोई लक्षण जो कि मैंने बताए, ऐसे लक्षण होते हैं तो हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और सभी तरीके का कैंसर का इलाज संभव है। करीब 70 से 80% कैंसर पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। और यहाँ तक कि जो कैंसर फैले हुए होते, जो स्टेज 4 डिजीज़ हैं, जो पूरे शरीर में फैल गए हैं, हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ऐसी आ गई, तो सालों साल उन कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। सो दूसरा मिथ है कि कैंसर संक्रामक है। देखिए, कैंसर कभी भी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। कैंसर तो इसलिए, ये धारणा भी कैंसर की एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या कैंसर के व्यक्ति की देखभाल करने से किसी दूसरे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, कैंसर संक्रामक नहीं है। कैंसर के पेशेंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मैं करीब 20 साल से कैंसर के पेशेंट्स को देख रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिससे कि वो मिथ आपका अपने आप दूर हो जाना चाहिए कि कैंसर जो है संक्रमण नहीं। तो सर, अगला है कि मीठा खाने से कैंसर बढ़ता है। अभी बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं जिसमें शरीर से शुगर्स या मीठे को लिमिटेड करके कैंसर की रोकथाम करने की कोशिश की जा रही है। बट ऐसा अभी कोई इस्टेब्लिश्ड, कोई ऐसा हमारे पास डेटा नहीं है जिससे कि हम ये बोल पाएँ कि हम यदि मीठा खाना कम कर दें या मीठा खाना बंद कर दें तो कैंसर नहीं होगा या कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट हाँ, कुछ स्टडीज़, कुछ शोध हो रहे हैं, इनके रिजल्ट जल्दी ही आएंगे, तब हम कंक्रीटली इसके ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो अगला है कि सभी तरह के कैंसर एक जैसे होते हैं। जी नहीं, जिस तरीके से भगवान ने उंगलियां भी एक जैसी नहीं बनाई हैं, बीमारियां भी एक जैसी नहीं बनाई हैं। तो सभी कैंसर्स डिफरेंट है। सभी की डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ या इन्वेस्टिगेशन जिससे हम उनकी जांच करते हैं वो डिफरेंट है। सबका इलाज डिफरेंट है, सबका प्रोग्नोसिस और आउटकम्स डिफरेंट है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो स्टेज 4 में पता लगने के बाद भी सालों साल कंट्रोल रहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में पता चल जाता तो भी, लिम्फोमास, बच्चों में होने वाली ब्लड कैंसर, ये सारे सालों साल कंट्रोल होते हैं, भले ही वो कितने भी फैले हुए हों। और कुछ कैंसर होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में भी पता चलते हैं, बट वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि ठीक होने के बाद भी दोबारा आ जाते हैं तुरंत। तो सारे कैंसर अलग अलग हैं, उनकी जांचें अलग अलग हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है, उनके आउटकम्स अलग अलग हैं। तो अगला है कि तनाव, स्ट्रेस लेने से कैंसर हो सकता है। स्ट्रेस एक पर्सनालिटी, जो टाइप ए पर्सनालिटी होता है, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग स्ट्रेस लेते हैं, एंग्शियस रहते हैं, जल्दी जल्दी ये काम करना है, जल्दी जल्दी ये सब करना है। तो ऐसा तो बहुत ही कंक्रीटली नहीं कहा जाता है कि स्ट्रेस लेने से कैंसर हो सकता है, बिकॉज ये गलत होगा। बट हाँ, स्ट्रेस लेने से बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो हो सकती हैं, जैसे आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, ये सारे स्ट्रेस लेने से हो सकते हैं। अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसने ये बताया कि स्ट्रेस लेने से कैंसर हो सकता है। बट स्टिल, अगर कैंसर नहीं भी हो सकता है, प्लीज स्ट्रेस ना लें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगला है कि कैंसर का कारण हमेशा बाहरी होता है, जैसे कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। ओके, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे
हर कैंसर के पीछे जेनेटिक डिफेक्ट यानी जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स में खराबी होना ज़रूरी है, बिकॉज वो जीन्स ही कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे बॉडी की मशीनरी को कंट्रोल रूप से चलाते हैं। वो जेनेटिक म्यूटेशन कैन बी हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जो है वो अंदरूनी है, बचपन से है, वो हमारे माँ बाप या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है, वो तो बाहर ही नहीं है। करीब 10 से 20% जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक म्यूटेशंस हेरिडिटरी हैं, इनहेरिटेड है। बट उसके अलावा जो अराउंड 70 से 80% है, वो डिफेक्ट किसी भी कारण से हो सकते हैं। वो इन्वायरमेंटल कारण हो सकता है, जैसे कि पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, वो हो सकता है स्मोक की वजह से, वो हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, जिस कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यहाँ तक कि जो आपका कोई दांत है, अगर वो आपके अंदर गाल को बहुत दिनों से, बहुत महीनों से अगर तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, वो भी कैंसर पैदा कर सकता है। सो कुछ भी कारण हो सकता है, बट सारे कारण पर्यावरण से रिलेटेड नहीं होते। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अधिकतर कैंसर के कारण जो होते हैं वो धूम्रपान एवं तंबाकू होता है। इवन जो इंसान धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करता है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ रहता है जो धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन करता है, तो इनवॉलंटरी, अपनी मर्जी के बगैर वो स्मोक के फ्यूम्स इनहेल करता है, उसको सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकर कहा जाता है। और उन लोगों को भी कैंसर के रिस्क, इवन दूसरी बीमारियों को भी रिस्क बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि आयुर्वेदिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, हमेशा सुरक्षित और प्रभावी होते हैं। देखिए, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट हाँ, मैं आयुर्वेदा पे विश्वास करता हूँ। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत थेरेपीज है जो कोई बीमारी ना हो या कैंसर का प्रिवेंशन यानी बीमारी के होने से पहले वो बहुत लाभदायक हैं। क्या वो उस बीमारी को पूर्णतः ठीक कर सकती हैं अगर वो बीमारी या कैंसर आ जाए? मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। और मैं यहाँ तक कि अपने दर्शकों, जिनके कोई रिलेटिव या परिजन लोग कैंसर के मरीज हैं, मैं उनको ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता, ऐसा कोई एडवाइस नहीं देता कि वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाएं। बट मेरा कोई भी इंटेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन को ऑफेंड करने का, इंसल्ट करने का नहीं है। वो अपनी तरह में एक सक्सेसफुल पद्धति हैं जिनका बहुत सी बीमारियों में और कई कैंसर्स को प्रिवेंट करने में रोल है, बट कैंसर को क्योर और ट्रीट करने में इनके रोल की जो भूमिका है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। मैं इस पे ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे पाऊँगा। थैंक यू डॉक्टर। इसी के साथ हम बी अवेयर बीट कैंसर का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर दुबे को कि हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कैंसर से रिलेटेड। और दर्शकों, आपके लिए जागरूक रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि कैंसर का समय पर पता लग जाना ही बचाव की सबसे बड़ी कुंजी है। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में।